हेलो एंड वेलकम टू आर्काइव जीके बॉस एकेडमी। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जीके बॉस क्लास 11th बॉटनी पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता होगा कि 4 मार्च 2025 को क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट किया गया पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो बॉटनी का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में वो आया था, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक इन टैक्सोनॉमी। आपको बताना था ये जो रैंक है टैक्सोनॉमी में इसका क्या मतलब है। आपको पता होगा कि ये जो रैंक है ये क्या शो करते हैं, लेवल ऑफ रिलेटिव पोजीशन करते हैं टैक्सोनॉमी में शो। जैसे कि आपका किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है। ये एक एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करती है या एक एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है टैक्सोनॉमी में। ठीक है ना, आपको वही लिखना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में आया था। और इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि ऐसा ग्रीन पार्ट जो कि लीफ पर होता है जिस पर वेन्स और वेनलेट्स होते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जो ऑप्शन थे ना वो थे पीटियोल। पीटियोल किसे कहते हैं? ये स्टाक को कहते हैं। ठीक है ना, स्टाक यानी कि ऐसा पार्ट जो कि लीफ, ब्लेड और स्टेम को आपस में अटैच करता है उसको हम पीटियोल या स्टाक कहते हैं। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट था आपका लीफ बेस। देखिए लीफ बेस ऐसा पार्ट होता है लीफ पर जहाँ पर ये अटैच होता है स्टेम के साथ, तो उसको हम लीफ बेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप्यूल। स्टेप्यूल देखिए ऐसा लीफ लाइक अपेंडेज होता है जो कि पीट्यूल के बेस पर पाया जाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं था। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी था जो कि बच जाता है लेमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है ना, ये एक ऐसा ग्रीन पार्ट होता है लीफ पर जहाँ पर वेन और वेनलेट्स पाए जाते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बुल्ली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। आपको बताना था ये जो बुल्ली फॉर्म सेल्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से आया था। आपको पता होगा ये जो सेल्स है बुल्ली फॉर्म सेल्स ये एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स पर पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मोनोकॉट लीव्स। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन। ठीक है ना, आपको पता होगा ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्लूकोज है ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 5, a hormone which is highly effective in fruit ripening is। आपको बताना था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आया था। ठीक, आपको पता होगा ये जो जिबर्लिक एसिड है ये ऐसा हार्मोन है जो कि क्वालिटी ऑफ द क्रॉप को इम्प्रूव करने में मदद देता है। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, दूसरा था आप साइटोकाइनेस। आपको पता होगा ये जो साइटोकाइनेस है ये किसमें मदद देता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा था आपका एब्सिसिक एसिड। आपको पता होगा ये जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि ये ग्रोथ को रोकता है। तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बच जाता आपका इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा एक हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक,
तो इसी के साथ आपका सेक्शन ए भी ख़त्म होता है। के बाद आपका सेक्शन बी था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट आर वायराइड्स एंड व्हाट इज़ देयर केमिकल नेचर। आपको पता होगा ये जो वायराइड्स हैं, ये क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस पैथोजेन्स होते हैं और ये वायरसेस से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वायरसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना? और इनका जो केमिकल नेचर है वो क्या होता है? ये कंटेन करते हैं आरएनए को, ठीक है ना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, गिव टू इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंस देनी थी, ठीक है ना? कोई भी 2 डिफरेंसेस बतानी थी कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना? आपको पता होगा ये जो गैमेटोफाइट है, ये हैप्लाइड होता है, ठीक है ना? आप लिख सकते थे कि ये हैप्लाइड होता है, तो इसका मतलब स्पोरोफाइट कैसा होगा? वो डिप्लाइड होगा। और ये जो गैमेटोफाइट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक? और ये जो स्पोरोफाइट्स है, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। ये 2 इसके डिफरेंसेस थे। आप और 2 डिफरेंसेस लिख सकते थे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में, ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका, राइट डाउन 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्राइक्रोमस। आपको ट्राइक्रोमस के 3 कोई इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखने थे। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्राइक्रोमस है, ये एपिडर्मल हेयर्स होते हैं स्टेम्स पर। तो इसी के आपके 3 कोई भी इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखने थे, जैसा कि इनकी एबिलिटी होती है, यानी कि ट्राइकोम्स की एबिलिटी होती है केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ये डिफेंस में इनके काम आए हर्बीवर्स के अगेंस्ट में, यानी कि इनकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस केमिकल कंपाउंड्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवर्स, ठीक है? आप कोई भी 3 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख सकते थे ट्राइकोम्स की, जो कि एपिडर्मल हेयर्स होते हैं स्टेम पर, ठीक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 9, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। आपको रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में कोई भी 2 डिफरेंसेस देनी थी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, रेडियल रेडियल वस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम जो है वो अरेंज होते हैं किस तरीके से? डिफरेंट रेडिया पर अरेंज होता है। तो कंजाइंट पर इसका उल्टा होगा, यानी कि कंजाइंट वस्कुलर बंडल्स पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो कैसे अरेंज होंगे? वो सेम रेडिया पर अरेंज होंगे, ठीक है ना? ये आपकी एक डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस आप लिख सकते थे कि देखिए, रेडियल वस्कुलर बंडल जो है वो रूट्स पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर रूट्स पर पाए जाते हैं, और ये जो कंजाइंट वेस्कुलर बंडल्स है, ये कहाँ पर? स्टेम और लीव्स पे पाए जाते हैं। आप कोई भी 2 डिफरेंसेस लिख सकते थे रेडियल और कंजाइंट वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन रेस्पिरेटरी क्वोशंट। व्हाट इज़ द आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बताना था ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, इसको डिफाइन करना था और आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना था, ठीक है? देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड या प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आया था, ठीक है? तो आरक्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड या एक्सपेल्ड डिवाइड बाय, यानी कि रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है ना? तो ये आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। और फिर आपको बताना था आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कि 1.0 होता है, ठीक? तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेक्शन बी भी खत्म हो जाता है। फिर आपका था सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, write a note on the nutrition of bacteria with the emphasis on saprophytic nutrition। आपको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा नोट लिखना था, फिर आपको इसका जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है वो बताना।
देखिए, आप बता सकते थे ये जो बैक्टीरिया है ये दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। फिर आपको थोड़ा और बताना था कि ये जो बैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी कि इसका मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। फिर आप बता सकते थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आप ये बता सकते थे कि ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बता सकते थे कि बैक्टीरिया जो है ये अपना खाना खुद बनाता है। फिर आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बताना था बैक्टीरिया का। आप बता सकते थे कि ये जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्राइपिक न्यूट्रिशन का टाइप है, और ये जो बैक्टीरिया है ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है जिसमें ये डेड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंडेंट रहता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी डन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 12। Describe the different steps of sexual reproduction in fungi या fungi, ठीक है ना। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने थे फंजाई में जो कि ये शो करता है, ठीक है ना। आप बता सकते थे ये जो फंजाई है ये प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी और मियोसिस, ये 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। फिर आपको इन 3 स्टेप्स में थोड़ा और बहुत लिखना था, बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी डन हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन एल्गी। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बताने थे जो कि एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि होते हैं जू स्पोर, एपेलिनस स्पोर और हाइपोनोस्पोर। ये 3 टाइप्स के एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं एल्गी में। फिर आपको इन 3 टाइप्स में थोड़ा बहुत और लिखना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 14। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीट। आपको डाइकॉट सीट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। फिर आप अगर इसका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम का वो भी बना सकते थे, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन डन हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ इन प्लांट्स। आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ जो प्लांट शो करता है उन उनके डिफरेंसेस बताने थे, ठीक है। आपको पता होगा जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है प्लांट में, उसमें प्लांट जो है वो अपनी जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें से एक सेल जो है वो परमानेंट रहती है और दूसरी सेल मेरिस्मेटिक रहती है। इसी तरह से जो मेरिस्मेटिक सेल रहती है वो फिर फर्दर डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल्स में, जिसमें से एक सेल परमानेंट रहती है और दूसरी मेरिस्मेटिक। इस तरह से आपका ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, यानी कि अर्थमेटिक ग्रोथ में प्लांट कांस्टेंट ग्रोथ शो करता है, लेकिन जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है उसमें जो प्लांट है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, यानी कि ये जो पेरेंट सेल है ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, जो कि दोनों के दोनों मेरिस्मेटिक होता है। फिर से ये 2 सेल्स है ये फिर से डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। इसी तरीके से ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। और फिर आप बता सकते थे कि ये जो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ है इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे आप, या फिर अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ में आप ग्राफ के ज़रिए भी बता सकते थे कि ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है इसमें ये लीनियर ग्राफ होता है, लेकिन जियोमेट्रिक में सिग्मॉइड ग्राफ होता है, ठीक। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही आपका सेक्शन सी खत्म हो जाता है। फिर था आपका सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 16। गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैग साइकिल। आपको हैच और स्लैग साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना था। हाँ, ठीक है ना। आपको पता होगा ये जो हैच और स्लैग साइकिल है ये C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है C4 पाथवे या फोटोसिंथेसिस का वो बनाना था, तो ठीक। और इसका जो आर पार्ट वाला क्वेश्चन था वो था डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्लेविन साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना था ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं क्लेविन साइकिल के वो आपको लिखने थे, और आपको सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बनानी थी क्लेविन साइकिल की। आपको पता होगा ये जो क्लेविन साइकिल है ये
C3 पाथवे या फोटोसिंथेसिस को रेफ़र करता है। ठीक, तो इसी के साथ आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर डिस्कशन समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।